Hello students, how are you? Okay, fine. Today we are going to discuss a new topic, sharpness of resonance and Q factor. Okay, आज का टॉपिक है sharpness of resonance and Q factor. In the previous class LCR in series हमने डिस्कस किया था और वहाँ पे रिजोनेंस कंडीशन डिस्कस किया था, ठीक है। और रिजोनेंस कंडीशन में ये पाया गया था कि LCR सीरीज सर्किट जो है कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल को हाईली एक्सेप्ट करते हैं और बाकी सबको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी को हाईली एक्सेप्ट करते हैं उसी का नाम है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी में LCR सीरीज सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है और करंट इन रिटर्न करंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो हमने पाया था, जैसे LCR सीरीज सर्किट में ये L है, ये C है, ये R है, तो यहाँ पे हमने ऐसे सिग्नल लगा दिया। तो हमने रिजोनेंस का जो कंडीशन हमने पाया था उस समय जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होते हैं नॉर्मली तो ऐसे होते हैं, नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द ये सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बट एट रिजोनेंस क्या होते हैं, एट रिजोनेंस Z इक्वल टू क्या होते हैं R, ठीक है, क्योंकि XL इक्वल टू क्या हो जाते थे XC, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो ग्राफ था ना, करंट का जो ग्राफ था कुछ इस टाइप का था। अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा, मतलब यहाँ पे ओमेगा एल क्या होता है, ओमेगा एल होता है आपका ये आपका XL इक्वल टू ओमेगा एल एंड XC इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी ना। तो ये जो ओमेगा यहाँ से आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना आया था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय एल। यहाँ पे एक्चुअली ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल टू क्या गया बेटा 1 बाय अंडर रूट एल सी, ठीक है ना, या आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 बाय एल सी, ठीक है। तो आप चाहो तो एल एंड सी का वैल्यू चेंज करके आप ओमेगा का वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसी फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सब आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। आप अगर ऐसे सिग्नल का ओमेगा को चेंज करते जाओ तो हमने देखा करंट का वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट मैक्सिमम होता है, देन अगेन घटने लगता है। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इसी को कहते हैं ओमेगा नॉट, ठीक है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी के कारण करंट इन द सर्किट मैक्सिमम होता है। ये फ्रीक्वेंसी आप जो ओमेगा नॉट चेंज कर रहे हो ना, इसका चेंज कर रहे हो, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो तो करंट भी देखा गया है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी करंट मैक्सिमम होता है, देन ये घटने लगता है, ठीक है। अब बात ये है, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा एक रिसीवर सर्किट का। अब बात ये है, मैं जो भी फ्रीक्वेंसी रिसीव करना चाहता हूँ, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आते हैं वो तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का आते नहीं है, ये तो लेकिन बता रहा है सिंगल फ्रीक्वेंसी है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। वो जो सिग्नल आते हैं ना वो हमेशा एक बैंड में आते हैं। बैंड मतलब एक कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जो भी मतलब अलग अलग ट्रांसमीटर है ना वो फ्रीक्वेंसी हमेशा एक बैंड में भेजते हैं और सबके लिए अलग अलग बैंड अलॉटेड है। मान के चलो कोई एक चैनल का जो बैंड है वही बैंड कोई दूसरा एक चैनल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका क्लैश हो जाएगा ना सिग्नल्स का। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर बैंड दिया जाता है। तो वो बैंड जो है ना, हम ऐसा एक रिसीवर बनाने वाले हैं कि जहाँ पे वो एक बैंड को डिटेक्ट करे, मतलब जैसे ओमेगा नॉट तो करे ही, तो उसका आसपास भी एक दो फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसीज को वो एक्सेप्ट कर ले। वही हम डिस्कस करने वाला है इस शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, ये सब टॉपिक में, ठीक है। तो हम आगे बढ़े उस टॉपिक की तरह। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है देखो, अब मान के चलो आपका ढेर सारा फ्रीक्वेंसी आ रहा है और आपका जो रिसीवर है, मान के चलो आपका घर का जो रेडियो ही है, ठीक है। यहाँ पे तो ढेर सारा फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं ना, यहाँ पे एनवायरनमेंट में कई अलग अलग चैनल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा ये वाला फ्रीक्वेंसी को। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको थोड़ा कम एक्सेप्ट करेगा, इसको थोड़ा और कम एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसको तो करेगा ही नहीं बिल्कुल, ये वाला फ्रीक्वेंसी को लगभग करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा जो डिवाइस है वो सेंसिटिव होगा कुछ एक पर्टिकुलर बैंड के लिए। मान के चलो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान के चलो ये वाला फ्रीक्वेंसी मेरा जो डिवाइस है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है।
तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम दे दो ओमेगा 1, इस फ्रीक्वेंसी का नाम दे दो ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 1 रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जितना आगे है, ओमेगा 2 उतना ही पीछे है। ठीक है, मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से इतना कम फ्रीक्वेंसी तक वो एक्सेप्ट करेगा, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से इतना फ्रीक्वेंसी तक, मतलब ओमेगा 2 तक ज़्यादा भी हो तो भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो एक डिवाइस का है, तो इसको हम बैंड करते हैं। ऐसा ऐसा बैंड अलग अलग ट्रांसमीटर को अलॉट किया जाता है। ठीक है, अब उसी से हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो क्वालिटी फैक्टर है, मतलब कितनी बढ़िया से वो एक्सेप्ट करेगा, वो क्वालिटी फैक्टर को हम डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। ये जो ओमेगा 1 है ना, इसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट होते हैं ना, ये करंट होता है लगभग आई मैक्सिमम जो करंट हुआ होगा उसका √2 टाइम्स। ठीक है, ख्याल रखना बेटा, ये ओमेगा 1 के लिए भी, ओमेगा 2 के लिए भी। अरे कहीं मैं पॉइंट कि ये मैं क्या मतलब, अगर ये पीक करंट है तो उसका I0/√2 टाइम्स तक हम करंट डिवाइस ऐसे बनाएंगे ताकि वो I0/√2 टाइम्स तक वो क्या करे, कैच करे, उससे कम वाला ना करे, उससे ज़्यादा हो तो करेगा ही, I0 तक करेगा। तो मतलब ये जो बैंड, मतलब ओमेगा 1 अगर मैं फ्रीक्वेंसी फ्लो कराऊँ तो जितना करंट चल सकता था उसका 1/√2 टाइम्स करंट अभी चलेगा, और ओमेगा 2 के लिए भी, और ओमेगा 0 के लिए तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बैंड क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मान के चलो ये है आपका डेल डब्ल्यू, ये भी आपका डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो बैंड विड्थ कितना होगा, बैंड विड्थ जो होगा ना वो होगा 2 डेल डब्ल्यू, मतलब यहाँ से ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक, ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, यहाँ पे कई सारे फ्रीक्वेंसीज होंगे ना, इनफाइनाइट होंगे यहाँ पे भी। ठीक है, बीच में आपका ओमेगा 0 आ गया था, तो ऐसे तो कई सारे फ्रीक्वेंसीज होंगे। तो ये बैंड, इसको एज ए होल हम क्या बोलेंगे, बैंड। और बैंड का बैरियर को देखो बेटा, बीच में ओमेगा 0 और साइड में जो कहाँ तक होगा, मतलब जितना करंट फ्लो हो सकता था उसका RMS वैल्यू तक, I0/√2 तक। ठीक है, ये हो गया है आपका बैंडविड्थ। अब हम क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, और शार्पनेस वही होता है बेटा, जितना ज़्यादा शार्प होता है ना, जितने ज़्यादा शार्प होता है उतना ही पर्टिकुलर सिग्नल को कैच करता है। अगर ये डाल है, ये अगर ऐसा है वेव, मतलब इस टाइप का वेव, तो मतलब क्या हुआ, एक बैंड बहुत बड़ा हो गया है, ह्यूज फ्रीक्वेंसीज को वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो बड़ा बैंड हो गया है, इसका क्वालिटी घट जाएगा। इसमें शार्पनेस में मतलब क्या है, ये कैच करेगा, ठीक है ना, और उसका आसपास कुछ फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो इसका शार्पनेस ज़्यादा और इसका शार्पनेस क्या है, कम। ठीक है ना, ये डाल हो गया है, वाइड रेंज आ गया है इसमें। ठीक है ना, क्लैश करने का चांसेस है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, दो अलग अलग सिग्नल्स का, कोई लोग भेज रहा है ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, और कोई लोग ये फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, तो ये दोनों ही एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, आपका क्लब हो जाएगा ना, एक ही चैनल, एक ही स्टेशन में आके आपका सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो इसीलिए शार्पनेस इसका अच्छा है, शार्पनेस इसका खराब है। ठीक है, अब हम क्वालिटी फैक्टर से ही ये सब बातें बताएंगे। मेन मैथमेटिकल डेफिनेशन जो आएगा ना, वो क्वालिटी फैक्टर से ही आएगा। क्वालिटी फैक्टर, ये क्वालिटी फैक्टर क्या होते हैं बेटा, Q इक्वल टू, इट इज अ रेशियो ऑफ दैट वन रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। ये जो 2 डेल डब्ल्यू है ना, इसको बैंडविड्थ कहते हैं। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 सिंपली। This is the definition of bandwidth. It is the ratio of resonant. It is the definition of quality factor. It is the ratio of that one resonant frequency to the bandwidth. ठीक है, Q factor ज़्यादा है तो अच्छा है, उसमें मतलब सिग्नल का एक्सेप्टेंस बढ़िया होगा, क्लियर होगा, मतलब वो चीज़ें। अब हम इसका ना थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो आप जस्ट ये बेसिक डेफिनेशन को लिख लो और नोट भी कर लो मैं जो बता रहा हूँ। Q factor is defined as a ratio of resonant frequency to the bandwidth. ठीक है, और what is bandwidth? It is the collection of frequencies या gradually increasing collection of frequencies. ठीक है, इसका bandwidth बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो तो अलग अलग इसके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, ओके बेटा, we are going to discuss it. ठीक है, मैथमेटिकली, अभी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे। सबसे पहले मैं Q फैक्टर का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। डेफिनेशन हमें क्या मिला था, ओमेगा नॉट बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, ओके।
अब बात ये है कि आपका पास जो डेफिनेशन था रेजिस्टेंस का, जनरल डेफिनेशन, वो क्या था? जनरल डेफिनेशन ये था अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे आता था आपका ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पहले भी आ सकता है, 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एथ रेजोनेंस क्या होता था? एथ रेजोनेंस होता था जेड इक्वल टू आर, है ना, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या हो जाते थे? बराबर हो जाते थे। लेकिन एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे क्या होगा? z इक्वल टू ये √2 टाइम्स हो जाएगा r, √2 टाइम्स r, ठीक है। क्योंकि ये भी आपको पता है करंट जब 1/√2 टाइम्स घट जाता है करंट, ठीक है ना, तो मतलब रेजिस्टेंस भी मतलब कुल मिला के जो रेजिस्टेंस है √2 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। और ये दोनों के लिए होता है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपने उसी हिसाब से चूज किया था, ठीक है। तो एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आप क्या कर सकते हो? देयरफॉर एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 z की जगह आप लिखो बेटा √2r इक्वल टू अंडर रूट, ये देखो बेटा, ये ओमेगा की जगह मैं ओमेगा 1 भी लिख सकता हूँ, ओमेगा 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मेरा मर्जी है, बट फिलहाल मैं ओमेगा ही लिख रहा हूँ, 1/ओमेगा c, क्योंकि यहाँ पर √2r लिखा ना, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो बेटा, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ओमेगा एल माइनस ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा, ठीक है। अब इसका मैं ये आर स्क्वायर को इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा आपको बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर को मैंने इधर लाया, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो ओमेगा एल बाई 1/ओमेगा c इक्वल टू आर, मतलब प्लस माइनस आर आ जाएगा ना, कभी एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर ये देखो बेटा एट, अगर मैं इसको ओमेगा 1 लूँ, मतलब छोटा वैल्यू लूँ, तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा 1c इक्वल टू माइनस आर होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और अगर मैं 2 ले लूँ एट ओमेगा 2, ठीक है ना, विजिबल ना बेटा, हाँ ठीक है, एट ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c इक्वल टू क्या होगा? प्लस आर होगा, ठीक है। इट इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है ना बेटा, बोर्ड में विजिबल ना, ठीक है। मतलब ये ओमेगा की जगह आप, मैंने बोला था आपको ओमेगा 1 भी लिख सकते हो या ओमेगा 2 भी लिख सकते हो। अगर ओमेगा 1 लिखा तो ये टर्म छोटा है ना, ओमेगा 1 का वैल्यू छोटा है तो नेगेटिव में आ जाएगा। अगर ओमेगा 2 लिखो तो ओमेगा 2 बड़ा है तो ओमेगा 2l बड़ा है तो ये टर्म बड़ा हो जाएगा, प्लस आर लिख लेना, ठीक है। बाकी पार्ट आशा करता हूँ कॉपी कर चुके हो तुम, तो मैं अभी ना इस पार्ट को ड्राफ्ट करता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब मैं देखता हूँ बेटा 1 और 2 को मैं अगर ऐड कर दूँ तो 1 + 2 अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या पाते हैं? देखो क्या आएगा, ओमेगा 1 + ओमेगा 2 l माइनस 1/c को कॉमन लो, 1/ओमेगा 1 + 1/ओमेगा 2, और इधर r और r ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा ना, एक माइनस आर था एक प्लस आर था। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ बेटा, ओमेगा 1 + ओमेगा 2l माइनस 1/c, या माइनस को आप इक्वल कर दो, इस साइड में लेके जाओ तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ऊपर आएगा ओमेगा 1 + ओमेगा 2, है ना, गुड। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया बेटा ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1/LC। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेके रखो, काम आएगा बाद में, ठीक है। तो एग्जैक्टली देते हुए मैं अगर ऐसा करो 2 से 1 माइनस करो, सिमिलरली 2 - 1 करो बेटा। जहाँ पे आपको दिक्कत लगे ना थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लेना कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक है। अभी आपको फास्ट जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करो, जहाँ पे भी दिक्कत लगे पॉज लगा दो, रिवाइंड कर दो। 2 से 1 अगर माइनस करें 2 से 1 तो क्या मिलेगा मुझे? ओमेगा 2 - ओमेगा 1 इंटू l तो कॉमन ही है दोनों में,
माइनस, तो 1/c आ गया, 1/ω2 माइनस ω1 इक्वल टू 2r होगा ना इस बार, क्योंकि r माइनस और माइनस r क्या हो गया बेटा, 2r हो गया। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो बेटा, ω2 माइनस ω1 L, इसको मैं प्लस लिखूंगा। अगर मैं प्लस लिखता हूँ तो ये साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए माइनस ही लिखता हूँ, बाद में चेंज कर देता हूँ। इसमें मैं लिखूंगा ω2 ω1 और ये आ जाएगा ω1 माइनस ω2। ठीक है, इक्वल टू 2r। ठीक है बेटा, मैं यहीं पे और एक स्टेप मॉडिफाई करना चाहूँगा। मैं अगर इसको प्लस लिखूँ तो ये बन जाएगा बेटा ω2 माइनस ω1। ठीक है, अब 2 स्टेप में लिखना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ω2 माइनस ω1 L प्लस 1/c, और ये जो ω1 ω2 का वैल्यू क्या था, 1/LC ना, 1/LC। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ω2 माइनस ω1 इक्वल टू क्या हो गया, 2r, इक्वल टू क्या हो गया, 2r। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो बेटा, यहाँ पे ये जो c है, c का साथ कैंसिल हो गया, l ऊपर चला गया, तो यहाँ पे बच गया है ω2 माइनस ω1 L प्लस यहाँ पे भी ω2 माइनस ω1 L इक्वल टू क्या हुआ, 2r। ठीक है, तो ये दो बार हो गया, 2 टाइम्स ω2 माइनस ω1 L इक्वल टू क्या है, 2r। तो 2 कैंसिल, तो मिल गया है ω2 माइनस ω1 इक्वल टू क्या है, r अपॉन L। ये काफ़ी काम की चीज़ है जो मुझे मदद करेगा। ठीक है, तो हमने एक बार क्या निकाला था बेटा, ω1 ω2, तो ω1 ω2 का हेल्प लेके यहाँ पे डाला था ना मैंने, ω2 ω1 का वैल्यू डाल के ω2 माइनस ω1 हमने निकाला। अब इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, देखो, इससे फ़ायदा ये है कि क्वालिटी फैक्टर जो है ना आपका, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू, आपका डेफिनेशन क्या था बेटा, ω0 मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय ω2 माइनस ω1, तो मतलब Q इक्वल टू क्या हो गया, ω0 बाय ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है, R अपॉन L, मतलब Q इक्वल टू आ गया ω0 L बाय R। ख्याल रखना बेटा, ये एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार फिजिकल मीनिंग बता देता हूँ। क्वालिटी फैक्टर से पता चलता है कितनी शार्पनेस उसका ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, और दूसरे यहाँ पे रेजिस्टेंस R है आपका, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कम हो तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, सर्किट का ज़्यादा होता है। L है इंडक्टेंस, ω0 है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी में वो मतलब ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो आप इससे न्यूमेरिकल बन सकता है। देन इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ω0 इक्वल टू क्या होता है, 1/LC ना, ऐसा कुछ होता है ना, तो L/R, तो √L से √L को काटो, ये बन जाएगा आपका 1/R L अपॉन C। ठीक है ना बेटा, तो इस एक्सप्रेशन से भी आपको पता चल रहा है कि R जितना हो सके कम हो तो अच्छा है, L जितना ज़्यादा हो तो अच्छा है इंडक्टर का, और C कैपेसिटेंस जितना कम हो सो अच्छा है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर को आपको ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अरे कितनी बार भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और आप चाहो तो ना इसको और थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से डिजाइन कर सकते हो। ये सब जहाँ जहाँ मैंने बॉक्स लगाया ना बेटा, वो सब न्यूमेरिकल में आपका काम आ सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q इक्वल टू, चाहो तो अगेन तो आप नीचे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। Q इक्वल टू ω0 L बाय R से आपने ऊपर भी IRMS से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी IRMS से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब RMS करंट से, तो अल्टीमेटली कर सकते हो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू में कोई फर्क तो आएगा नहीं। तो लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो कि IRMS इंटू R क्या होता है, वोल्टेज जो सप्लाई तुमने किया था। ठीक है, और ये क्या है ω_L, ये तो रेजिस्टेंस हो गया ना, ये रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर मतलब XL हो गया, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट मतलब वोल्टेज ड्रॉप एट इंडक्टर।
ठीक ना। और कैपेसिटर एक ही होगा ना, वोल्टेज ड्रॉप रेजोनेंस, क्योंकि ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना बेटा, तो इसीलिए आप ऐसे एच को ऐसे भी लिख सकते हो, वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज ड्रॉप्ड एट इंडक्टर, हाँ वोल्टेज ड्रॉप्ड एट इंडक्टर, और आप लिख सकते हो Q इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप्ड एट कैपेसिटर, बट रिमेंबर हाँ एट रेजोनेंस, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही होते हैं ना, एट रेजोनेंस वोल्टेज ड्रॉप एट कैपेसिटर एंड वोल्टेज ड्रॉप एट इंडक्टर सेम होता है। तो ये दोनों जो है आप बॉक्स बना दो, ठीक है। तो ये हुई बेटा आपका क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR इन रेजोनेंस सर्किट, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते जाओ, इसका ऊपर न्यूमेरिकल बनाते जाओ। थैंक यू बेटा।